हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज डीप ओशन मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि मिशन है क्या। देखिए, बात यह है कि हमारे लैंड पे जो रिसोर्सेस हैं बहुत फाइनाइट है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव रहता है कि हम ओशन की तरफ जाएं। ठीक है, अब देखिए, ओशन एक वास्ट रिसोर्सेज रखे हुए हैं अपने अंदर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम इन वास्ट रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही चाहा है कि डीप ओशन मिशन के थ्रू हम जो ओशन है उनकी रिसोर्सेज को यूज करें। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ये मिशन है क्या और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह क्या रही है। ठीक है, देखिए, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो इसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर रखा गया है इस मिशन को। इसी की देख रेख में ये मिशन चलेगा और इसका नाम रखा गया डीप ओशन मिशन। इनका काम क्या है, ये बेसिकली आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं डीप ओशन को, उनके रिसोर्सेज को, और उसके थ्रू आप जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें ताकि आप जो है इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके, इनको यूज कर सके सस्टेनेबल मैनर में, क्योंकि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम डेवलप भी करें ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें सी को, और एट द सेम टाइम उनके रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज कर सकें। तो सस्टेनेबल यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं चाहते हैं, हम बस उसे सस्टेनेबल मैनर में यूज करना चाहते हैं ताकि जो हमारे पास लैंड पे जिन रिसोर्सेज की कमी है उसे हम बेसिकली ओशन के थ्रू उसको फुलफिल कर सकें। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब करीब जो है 4077 करोड़ आएगा। 5 साल का ये मिशन है। बेसिकली इसे फर्स्ट फेज में 3 साल के लिए किया गया, 2021 से 24 के बीच में फर्स्ट फेज रखा गया है। और बेसिकली इसमें आपका जो कॉस्ट दिया गया है इस 3 साल के लिए वो 2823 करोड़ के अप्रोक्सीमेट में है। ये मिशन जो है इन कंसोनेंस विद द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी को लेकर है। अभी ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? ब्लू इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, ये सिंपली जो है हम सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज करना चाहते हैं ताकि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो भी, उसका जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, हमें लाइवलीहुड भी मिले, जॉब्स भी मिले, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और ओशन इकोसिस्टम हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो हम बेसिकली ओशन को एज अ रिसोर्स देख रहे हैं। अब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके बेसिस पर हम ओशन को सस्टेनेबल यूज कर सकते, लेकिन इस मिशन के थ्रू हम वो टेक्नोलॉजी भी बनाएंगे, वो भी इंडिजिनियसली, और फिर हम ओशन रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ये बात कहने की बात है। देखो, बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज है वो दुनिया में सभी के पास नहीं है। अभी तक केवल 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज है। वो है यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। इंडिया वो 6 कंट्री हो जाएगी जिनके पास ये रिसोर्सेज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है, और ये मैटर ऑफ प्राइड भी है, जिससे हम ये समझ सकें कि डीप ओशन मिशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम एक एलीट ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी, वही इसकी देख रेख करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी। एक तरह का समझ लो कि एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एम्बिशियस मिशन है, लेकिन इसकी जो नोडल एजेंसी होगी जिसके अंदर ये सारी चीजें देखी देख रेख रखेगी, सुपरविजन होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब डीप ओशन मिशन का बेसिक क्या कंपोनेंट है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। बस एक बात जान लीजिए कि रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो ओशन का होता है वो है पॉलीमोटैलिक नोड्यूल। पॉलीमोटैलिक नोड्यूल में सबसे ज्यादा कंटेंट मैग्नीज का होता है, करीब करीब 92.6 मेट्रिक टन है, और 4.7 निकल है, कॉपर है, कोबाल्ट है। तो मैग्नीज का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अर्थ सरफेस पे मैग्नीज कम है, तो डीप ओशन मिशन आपको वो मैग्नीज जो एक इसेंशियल रिसोर्स है वो आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग डीप ओशन मिशन के कंपोनेंट्स के बारे में जानें। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिए। अब देखिए, डी डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें बेसिकली 6 कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट हमारे सामने आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन समर्सिबल्स। मैन समर्सिबल कहने की बात हो रही है, इसका मतलब हो रहा है कि आपको बेसिकली मैंड, आपको सी व्हीकल के बारे में बात हो रही है।
रोबोटिक्स के बारे में बात हो रही है, जिससे आप लोगों को 6000 मीटर की डेप्थ पे ले जाएं और फिर जो चीज़ें आपको खोजनी है वो खोजें। समझ में आ रहा है? तो मैन सबमर्सिबल बेसिकली ओशियानिक व्हीकल की बात हो रही है। ठीक, तो आप इसका क्या काम है मैन सबमर्सिबल का? तो बेसिकली इसमें 3 लोगों को 6000 मीटर के डेप्थ तक ले जाना है। क्या करेंगे आप? है ना? क्या करेंगे आप बेसिकली? तो आप बेसिकली माइनिंग करेंगे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का 6000 मीटर डेप्थ पर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पॉलीमेटालिक नोड्यूल एक मिनरल सब्सटेंस है जिसे काफ़ी सारे मिनरल ले सकते हैं, स्पेशली मैग्नीज आपको बहुत। करना क्या चाहते हैं आप? एक एक्सप्लोरेशन स्टडीज़ करना चाहते हैं मिनरल्स में, समझ में आ गया? ताकि फ्यूचर में जाकर हम इनका कमर्शियल यूज़ और कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन कर सकें, लेकिन सस्टेनेबल वे में। समझ में आ रहा है? हमारा पर्पस कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ही है, पर हमें इसे बहुत सस्टेनेबल मैनर में लेकर मतलब करना है, और इसके लिए हमें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से भी परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिए। ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम सेकेंड कंपोनेंट की बात करें, तो ये आपको डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज देगा। कहने का मतलब कि ओशियन जो चीज़ होता है ना भाई, ओशियन जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। देखिए, ओशियन के पास है वाटर, और आप जितने भी वेदर फेनोमेना देखते हैं उन सब में वाटर की का इसेंशियल रोल होता है। वाटर, वाटर वेपर अगर वाटर में कन्वर्ट हो गया तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकला, समझ में आ गया, और इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर वाटर वाटर वेपर में हुआ तो फिर कूलिंग आ सकता है, इवेपोरेशन से कूलिंग आ सकता है ना। तो इसीलिए ये जो कूलिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का निकलना, मतलब हीट का सिस्टम में निकलना और हीट का सिस्टम में जाना, इससे बहुत कुछ बदल जाता है, और इसी से सारे वेदर चेंजेस होते हैं। समझ में आ गया? तो ओशन एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक मतलब समझ लो कि एक तरह का आपके सामने जो है एक लैंड मास का पार्ट है, जो कि कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज और उसके रिलेटेड जो एडवाइजरी सर्विसेज़ हैं, वो आपको प्रोवाइड ज़रूर करेगा, और कहीं न कहीं क्लाइमेट को हेवीली इम्पैक्ट करता है। अच्छा, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज़ जो है, इसके थ्रू आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी कर सकते हैं इम्पोर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स के बारे में। आप सीज़नल, डिकेडल टाइम स्केल पर, समझ में आ रहा है, आप जो है फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने ओशन के वाटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी पढ़ाई कर ली, में जो चेंजेस देख लिए, तो कहीं न कहीं आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर पाएँगे, आप क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर कर पाएँगे, और कहीं न कहीं कंट्रोल कर पाएँगे, मिटिगेट कर पाएँगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इससे आपका कोस्टल टूरिज़्म भी मेंटेन रहेगा, समझ में आ रहा है? अब जब क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो कहाँ से कोस्ट सूख जाएँगे, तो कहाँ से टूरिज़्म मेंटेन होगा? ये दूसरा कंपोनेंट है आपके सामने, बेसिकली क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो तीसरा है हमारे सामने, वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडायवर्सिटी। अभी देखो तीसरा आ गया इन्वायरमेंटल वाला, इन्वायरमेंट का आस्पेक्ट। आप एक्सप्लोर करिए, समझ में आ रहा है, और एट द सेम टाइम एक्सप्लोर करके पढ़िए, देखिए, समझिए, सीखो, और एट द सेम टाइम आप कंजर्वेशन भी करिए डीप सी बायोडायवर्सिटी। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप बायोडायवर्सिटी के बारे में जानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमारा जो फंडा है वो है बायो प्रोस्पेक्टिंग करना, ताकि हम डीप सी फ्लोर के फ्लोरा एंड फाउना को देख सके, समझ सके, जान सके, और फिर हम उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सके इन बायो रिसोर्स। समझ में आ गया आपको? ये तीसरी बात है, अगर हम उसको, उस माइक्रोब्स को, उनके जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम उसको समझ पाएँ, समझ में आ रहा है, उसको हम पढ़ पाएँ, उसके कंजर्वेशन कर पाएँ, तो हम उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन भी कर पाएँगे। देखिए, बायो रिसोर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ में आ रहा है? उसमें फूड भी आता है, उसमें उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो उनको कंजर्व करना और एट द सेम टाइम सस्टेनेबल यूज़ करना एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा आपको डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन होगा। इससे क्या होगा, देखिए एक बात समझिए, आपके सी में हमेशा एक देखिएगा, अटलांटिक सी में भी मिड ओशियानिक रीजन होता है। ये होते हैं गर्म, क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस आपका मैग्मा निकलता रहता है। अब चूंकि ये एरिया बहुत गर्म होता है, तो पानी भी इस एरिया का बहुत गर्म हो जाता है। तो वाटर का जो गर्म होना टेंडेंसी है, ये जो वार्मिंग ऑफ वाटर है, इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। कहने का मतलब, अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो वाटर में जो जो सॉल्युबल जो डिसॉल्व आपके ऑक्सीजन होते हैं, वो एक्चुअली कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये पानी जब इस रिजेस के कांटेक्ट में आता है, तो इसके अंदर जितने भी सल्फर वगैरह के एलिमेंट है, वो उसको डिसॉल्व करके जो है
बाहर लेके आ जाता है। जैसे वो बाहर लेके आता है, देखता है कि पानी ठंडा हो गया, पानी बाहर का ठंडा है, तो ये जो गर्म पानी है ये भी ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा होता है, तो ये धीमे धीमे क्या करता है, सल्फर को डिपॉजिट को प्रेसिपिटेट करता है। इसको हम बेसिकली हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट कहते हैं। इसमें सल्फर इनरिचमेंट बहुत ज्यादा होता है। हम एक्चुअली इसी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स को खोज रहे हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से पोटेंशियल साइट्स हैं, स्पेशली जो मिड ओशियानिक रीजन के पास होते हैं। इससे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल सकता है और जो हमारी ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर सकता है। हम एनर्जी और फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन भी चाहेंगे, समझ में आ रहा है। अब एक्चुअली होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। आपको पता है कि ओशियन में अपर वाटर जो होता है वो वार्म होता है और लोअर वाटर जो होता है वो कोल्ड होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अब ये देखिए आपके सामने जो है एक तरह का हीट पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो जहाँ पर भी हीट पोटेंशियल है वहाँ एनर्जी है। इसी एनर्जी का हम यूज करके बेसिकली सेलिनाइजेशन प्लांट भी चला सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हम सी वाटर से फ्रेश वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको पता है कि हमारे यहाँ फ्रेश वाटर की काफ़ी कमी है, हम एक वाटर स्ट्रेस कंट्री में रह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला है हमें फ्रेश वाटर के। एडवांस मरीन स्टेशन ऑन फॉर ओशन बायोलॉजी। अब ये हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ओशन बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई करना चाह रहे हैं। हम एक तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग, एक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज डेवलप कर रहे हैं। जब हम ये इससे हम ओशन बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो हम कहीं ना कहीं इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इससे डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन शुरू हो सकता है और कहीं ना कहीं हम इंक्यूबेशन वगैरह भी कर सकते हैं, स्टार्टअप वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब धमाका हो जाएगा, ब्लू इकोनॉमी आ जाएगी भाई। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पोटेंशियल टॉपिक है। समझ में आ रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस। दुनिया में कहीं पर भी ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, जो व्हीकल्स है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। हम अगर इस टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज कर दे तो कल के डेट में फ्यूचर में एक इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, एक लीडिंग इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। समझ में आ रहा है, लीडिंग कंट्री बन सकते हैं इस टाइप की टेक्नोलॉजीज के लिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग इस टाइप के डीप सी एक्सप्लोरेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर देगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के व्हीकल्स अगर हम इंडिया में ही बनाने लग जाएं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा कि नहीं। देखिए इसी तरीके से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है अगर जॉब खाता है तो जॉब बनाता भी है। आप इस बात को समझिए। कहते हैं ना कि ये बून भी है और बेन भी है। टेक्नोलॉजी कई लोगों के जॉब को खा भी लेता है, समझ रहे, क्योंकि मशीन रिप्लेस कर देता है ह्यूमन लेबर को, लेकिन एट द सेम टाइम नए पोटेंशियल्स भी क्रिएट करता है। तो ये आप एसपी में भी लिख सकते हो। ये मिशन आपको कैपेसिटी डेवलपमेंट करेगा मरीन बायोलॉजी में। इसकी वजह से फ्यूचर इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। आपको एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट देगा, शिप्स होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा, जिससे कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करेगा, एमएसएमई ग्रो करेगा, स्टार्टअप्स आएंगे। इंडिया के पास भाई 70, वर्ल्ड में 70% जो है ओशियन है। समझ लो पूरे पूरे अर्थ में आपका 70% केवल ऑक्सीजन, केवल ओशियन है। इसमें भी अगर आप ये बात करें कि 95% डीप ओशियन जो है आपका वो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में कोई एक्सप्लोरेशन अभी तक नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान रखिए। इंडिया में आप अगर देखें तो 30% जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो केवल कोस्टल एरिया में रह रहा है। तो अगर हम डीप सी मिशन के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं हम इनके लिए एक मेजर इकोनॉमिक फैक्टर क्रिएट कर देंगे, ताकि इनका फिशरीज, एक्वा कल्चर, टूरिज्म, लाइवलीहुड, टू ट्रेड सब प्रमोट हो सकता है। तो ये पूरी पूरी एरिया डेवलप हो सकता है। समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकता है। 30% लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, फूड मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, मिनरल मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, वेदर होगा, क्लाइमेट, आपके क्लाइमेट के बारे में हमें पता चलेगा, लाइफ ऑफ द अर्थ के बारे में हमें मालूम चलेगा। बहुत कुछ होने वाला है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये मिशन छोटा मोटा मिशन नहीं है ये, समझ रहे हो। और वैसे भी यूनाइटेड नेशंस ने 2021-30 को डिकेड ऑफ ओशन साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना है। समझ में आ रहा है आपको। इंडिया के पास यूनिक मैरीटाइम पोजीशन है। 17 किलोमीटर का, मतलब 7,517 किलोमीटर का तो कोस्ट लाइन है इंडिया के। तो क्यों ना करे। और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विजन भी रखा है न्यू इंडिया 2030 के अंदर कि वो ब्लू इकोनॉमी प्रमोट करेंगे। जब इतना कुछ है इस मिशन का पोटेंशियल, तो ये समझ लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है सर, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। समझ में आया। तो इस टाइप की वीडियो देखना है तो आप चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। और एट द सेम टाइम आप मुझे भी अन अकेडमी में फॉलो करें। ठीक है, प्रकाश कुमार नाम है मेरा।
थैंक यू।